नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 मार्च के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, इस योजना में वे असंगठित श्रमिक शामिल हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना को लेकर के। और यहाँ पर इस योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए कुछ मानदंड रखे गए हैं, कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि वैसे कामगार जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है, वे कामगार यहाँ पर पंजीकरण के लिए पात्र हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर दूसरा कथन है, श्रमिक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो योग्यता है वहाँ पर यह साफ साफ लिखा गया है कि प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, उन्हें नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस, ईएसआईसी यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के तहत लाभान्वित नहीं किया जा रहा हो। तो यहाँ पर यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगर हम क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई कामगार संगठित क्षेत्र में कार्य करता है और उसे ईपीएफओ, एनपीएस या फिर ईएसआईसी के तहत कोई सुविधा दिया जा रहा है तो वह कामगार यहाँ पर पंजीकरण का पात्र नहीं होगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। यानी कि अगर कोई कामगार एनपीएस, ईएसआईसी या फिर ईपीएफओ के तहत कोई भी लाभ नहीं ले रहा है तो वो यहाँ पर अपना नाम पंजीकृत करा सकता है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह सही है। यहाँ पर चौथा कथन है, वह एक आयकर दाता होना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर यह कहा गया है कि एक आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कामगार आयकर दाता है तो उसे यहाँ पर पंजीकृत नहीं किया जाएगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौथा कथन गलत हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर यह कहा गया है कि लगभग 25 करोड़ लोगों के द्वारा ई श्रम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर किया गया है। और इसी न्यूज को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतुल्य लेवी यानी कि इक्विलेशन लेवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कोड का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है जिनका भारत में एक महत्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन वे देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचकर अपनी अपतटीय इकाइयों के माध्यम से उन्हें भुगतान कर रही हैं। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं समतुल्य लेवी यानी कि इक्विलेशन लेवी को लेकर के। आपको ध्यान रखना है कि फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां हमारे देश में कार्य करती हैं। यहाँ पर इन कंपनियों का बहुत ही बड़ा आधार है। वे एडवर्टाइजिंग के माध्यम से करोड़ों रुपए कमाती हैं, लेकिन हमारे देश में उस आधार पर टैक्स नहीं देती। ये अपना पैसा भारत से दूसरे देशों में लेकर के जाती हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा इन कंपनियों पर इक्विलाइजेशन लेवी लगाया गया, जिसे हम हिंदी में समतुल्य लेवी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ईएल लगाने के लिए सेवा प्रदाता को किया जाने वाला वार्षिक भुगतान एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है। यहाँ पर जो वार्षिक भुगतान की सीमा है वह 1 लाख रुपए है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वित्त अधिनियम 2020 में संशोधन ने 1 अप्रैल 2020 से 2% प्रभावी लेवी के साथ वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री और सेवाओं के प्रावधान सहित सेवाओं की आपूर्ति में शामिल अनिवासी
ई कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए समान लेवी के दायरे का विस्तार किया था। तो जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि भारत सरकार के द्वारा ये इक्वलाइजेशन लेवी 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया है। गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनियों पर इसे लगाया गया है और इसके दायरे में वे सभी विदेशी कंपनियां शामिल हैं जिनका भारत में सालाना 2 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है और यहां पर उनको अब 2% डिजिटल टैक्स देना होगा। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। इसका शीर्षक है इक्विलाइजेशन लेवी ए सॉवरिंग राइट नॉट यूनिलेटरल मेजर्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सही कोड का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है चुनाव एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के और आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में जो चुनाव का तरीका है वह एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के साथ साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाता है, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में भी चुनी हुई विधानसभा है, पौंडीचेरी में भी विधानसभा है और जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा था और यहां पर जब से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसके बाद भी यह व्यवस्था की गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा और अभी भी राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के सदस्य शामिल हैं, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है सभी राज्यों का राज्यसभा में कुछ प्रतिनिधित्व है। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह भी सही है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर यह बताया गया है कि राज्यसभा में लगभग 13 सीटें खाली हो रही हैं जिनके ऊपर जो इलेक्शन है वह 31 मार्च को कराया जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी की स्थिति को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी जानते होंगे कि ऐसी स्थिति जिसमें धीमा आर्थिक विकास है, अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी दर है और उसके साथ साथ अगर यहां पर कीमतों के दाम भी बढ़ रहे हैं यानी कि मुद्रास्फीति भी है, तो ऐसी स्थिति को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं जिसकी चर्चा इस क्वेश्चन में की जा रही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन। तो बहुत बार इसे एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको जरूर रिवाइज कर लेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्टैगफ्लेशन। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है ऑयल स्पाइक एंड स्टैगफ्लेशन। तो यहां पर स्टैगफ्लेशन को लेकर के चर्चा की गई है और उसके साथ साथ जिस तरीके से पेट्रोल, डीजल और खाने के तेलों के दाम बढ़े हैं उसकी भी यहां पे चर्चा की गई है। यहां पर यह बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी दर ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है और यहां पर हमारी जो आर्थिक वृद्धि की रफ्तार है वो भी काफी कम है और यहां पर यह आशंका जताई गई है कि कहीं भारत स्टैगफ्लेशन का शिकार ना हो जाए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देवकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं देशेर कथा की जिसको कि सखाराम गणेश देवकर के द्वारा लिखा गया था। सखाराम गणेश देवकर श्री अरविंदो के निकट सहयोगी थे और उनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था देशेर कथा,
जहां पर उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो वाणिज्यिक और औद्योगिक शोषण किया जा रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा किया था। और इसी किताब के अंतिम अध्याय में उन्होंने औपनिवेशिक राज द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरुद्ध चेतावनी भी दी थी। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। यहाँ पर दूसरा कथन है, इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। यहाँ पर इस पुस्तक का जो असर है वह बंगाल के युवकों पर बहुत ही गहरा पड़ा था और इसी से स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार हुई थी। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। इस पुस्तक में जिन मुद्दों को उठाया गया था उसने नुक्कड़ नाटकों और लोकगीतों को भी प्रभावित किया और प्रेरित किया। यहाँ पर तीसरा कथन है, देवकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज कर लेंगे। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जहां पर इनके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में असाधारण कार्य किए हैं। उन्होंने महिला शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण, जाति और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में बहुत ही बड़े कार्य किए थे। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि 1840 में, ऐसे समय में जब बाल विवाह आम था, उसी समय 10 साल की उम्र में सावित्री का विवाह ज्योतिराव से हुआ था जो उस समय 13 वर्ष के थे। यानी कि इनका भी बाल विवाह हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का आयोजन भी किया। ज्योतिराव के द्वारा यह महसूस किया गया कि समाज में युवा लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर काफी कम हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने पहले अपनी पत्नी को घर में ही पढ़ाना शुरू किया और उन्हें शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। और आगे चल करके 1848 में फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों और अति शूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किया और यहाँ पर यह ऐतिहासिक काम उन्होंने तब किया था जब ज्योतिराव मात्र 21 साल के थे और उनकी पत्नी 18 साल की थी। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1853 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई ने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र भी खोला था। आगे चल करके 1873 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज ने हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की वकालत की और जो प्रचलित परंपराएं थीं जो कि महिलाओं के खिलाफ थीं, दलितों के खिलाफ थीं, उनका उन्होंने विरोध किया। उनके द्वारा बाल विवाह के उन्मूलन को लेकर के कार्य किया गया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को लेकर के आंदोलन किया। तो इन दोनों के द्वारा हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने की पहल की गई। उसके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो इस न्यूज में जो भी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में भी सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आप लोग जरूर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।